इससे पहले हम लोग 2 मॉड्यूल किए थे, एयर पोल्यूशन 1, एयर पोल्यूशन 2। उसमें पहले हमने देखने का प्रयास किया था पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या है, 10 क्या है, और उसमें हमने देखा था कि कैसे स्टेबल बर्निंग एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और उसका कंपेरिजन हमने हेयर से किया था, बाल से। और बाल के जो डायमीटर उसके कंपेयर में बहुत छोटा है जी, 0.0, हाँ बहुत छोटा है, इतना छोटा कि PM 2.5 चला जाता है हमारा ब्लड स्ट्रीम में। जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो बहुत पोल्यूट कर देता है, और उसके लिए बहुत खतरनाक रिजल्ट आता है, समझे। PM 2.5 पहले आप पढ़े थे हम लोग एयर पोल्यूशन में। सेकेंड हमने जानने का प्रयास किया था किसके बारे में, वेरी गुड, ब्लैक कार्बन, और दूसरा क्या था, ब्लैक कार्बन, और क्या था दूसरा, टेल मी, कार्बन सूट, दैट इज अ कार्बन सूट, और दूसरा क्या था, चलो एनीवे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल टीमिंग। देखो ग्लोबल टीमिंग क्या है, ये ग्लोबल टीमिंग भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्लाई ऐश, बिल्कुल, जो सीमेंट के रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता था कॉमर्शियल यूज़ के तौर पे। आज देखो हम लोग का क्लास 3rd मॉड्यूल होगा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो इसमें जानने का प्रयास है ग्लोबल टीमिंग क्या है। देखो ग्लोबल टीमिंग का मतलब क्या होता है कि जो सोलर लाइट आ रहे हैं, हाँ इंसोलेशन जो आ रहे हैं, देखो पहले तुमको समझना होगा बेसिक चीज, समझा, ज्योग्राफी का तो कुछ आता तो नहीं है तुम लोग को, है ना, मुंह उठा के आ गया यहाँ पे, तो तुमको यहाँ पे हीट बजट समझना होगा पहले। हीट बजट का मतलब क्या कि जितना सोलर रेडिएशन आ रहा है उतना ही सोलर रेडिएशन जा रहा है, ठीक है। इंसोलेशन जो होगा उतना ही तुम्हारा आउटगोइंग रेडिएशन के साथ मैच करना चाहिए, उससे क्या होगा कि तुम्हारा टेम्परेचर बैलेंस रहता है। माँ हमारे अर्थ में हो क्या रहा है, हमारे अर्थ में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड है। जब बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल पीरियड 1750 से पहले का यदि यात्रा करते हैं तो हमको नजर आता है कि 220 के आसपास ppm में था, अभी देखते हैं तो 417 नजर आता है, यानी कि 420 के आसपास ना, प्रिसाइजली नहीं बोलते हैं, ये याद होगी अलग बात है, 420 या 430 के अराउंड है। अब जब 430 के अराउंड, इसका मतलब तुम देख रहे हो लेवल क्या बढ़ा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतना प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होता है। देखो हमारे अर्थ में जो गर्मी होता है, गर्मी किस कारण होता है, रेडिएशन आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ अर्थ पे, और यहाँ से जो जाएगा उसको कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, और ये ट्रैप कर लेता है जी, ट्रैप कर लेता है ग्रीन हाउस, और यहीं पे गर्मी शुरू, यहीं पे ग्लेशियर पिघलना शुरू। बात समझ रहे हो ना, तो ये सभी प्रॉब्लम है। मगर ये ग्लोबल टीमिंग है ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है जी। 1950 के बाद कुछ कुछ चीज देखे जा रहे हैं, तो क्या चीज देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ो कि ग्लोबल टीमिंग इज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 1950s। क्या बोला है कि जो सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ में आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं। ये तो हीट बजट का बातें छोड़ दो, हीट बजट इनबैलेंस्ड हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और उसमें एक तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें तुम्हारा मीथेन भी है, उसमें तुम्हारा ब्लैक कार्बन भी है। और ब्लैक कार्बन का क्या होता है, वो कुछ ही वीक तक रहता है और खत्म हो जाता है उसके बाद। मगर कार्बन डाइऑक्साइड 1000 साल 100 साल तक रह सकता है, इसलिए टेंशन वाला बात होता है, मैटर ऑफ कंसर्न होता है। ये ग्लोबल टीमिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट हो गया कि जो रेडिएशन ऊपर से आ रहा है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है उतना ज्यादा, वो भी तो एक संकट है क्योंकि रेडिएशन आना बहुत जरूरी है। और ये 1950 के बाद देखा जा रहा है, यानी कि मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के बीच से ये देखा जा रहा है कि जो सोलर रेडिएशन आ रहे हैं वो उतना नहीं आ रहा है जितना पहले आते थे। क्या रीजन है इसका, वही जानेंगे आज क्लास में। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो क्या है, ग्लोबल टीमिंग इज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 1950s। द इफेक्ट वेरीज बाय लोकेशन, और जगह देख देख के है जी, माउंटेन है तो अलग होगा, ग्लेशियर तो अलग, क्योंकि ग्लेशियर का बताए थे हाई एल्बिडो होता है, जगह अलग अलग होता है। हाई एल्बिडो मतलब क्या होता है, हाई रिफ्लेक्टिविटी, यानी कि रेडिएशन क्या होता है तुम्हारा आता है 90% उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, 10% ये एब्जॉर्ब करता है। मैं जहां तक बात करते हैं ब्लैक कार्बन का, ब्लैक कार्बन उसके ऊपर लगता है तो क्या ग्लेशियर पिघल जाता है, पिछले क्लास में बात किए थे ना जी। तो बात समझने का प्रयास करो। ग्लोबल टीमिंग इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन पार्टिकुलेट्स। देखो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों रेडिएशन बाहर ही चला गया, क्योंकि हमारे एयर में पार्टिकुलेट्स मैटर बढ़ रहे हैं। पार्टिकुलर मैटर्स क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लाइट को नीचे आने नहीं देते हैं, नंबर 1। दूसरा एरोसोल है, एरोसोल समझते हो क्या होता है, क्या होता है, लिक्विड सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर में जो उड़ते हैं, ये यहाँ पे क्या करता है, नीचे आने नहीं देता, ये भी रिफ्लेक्ट करके भेज देता है बाहर ही। तो देखो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरोसोल, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसके वजह से सोलर रेडिएशन धरती पे आ नहीं पाता है। और यही चीज 1950s के बाद देखा जा रहा है। That phenomena is called global dimming, इसी ग्लोबल डिमिंग कहते हैं।
और स्पेशली सल्फेट एरोसोल। सल्फेट के बारे में कभी जानते हो? सल्फर का क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन सुने हो सभी लोग? वॉल्केनिक इरप्शन में बाबू सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर निकलता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है पता है? उसमें क्या होता है, नीचे आने नहीं देता है, वो रिफ्लेक्टर फेंक देता है। तो ये जो तुम्हारा जो एरोसेल, सल्फेट वाला जो एरोसेल है, वो जो प्रेजेंट होता है वो नीचे आने नहीं देता है लाइट को। लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो जो जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, जो भी एरोसोल्स है जो कि तुम्हारा सल्फेट से रिलेटेड है, वो धरती पे आने नहीं देगा, रेडिएशन को ऊपर ही छोड़ देगा। और यही कारण है कि 1950 के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? ग्लोबल डिमिंग वाला प्रोसेस देख रहे हैं। सो सिंपल। ये ऐसा क्यों? आखिर क्यों पार्टिकुलर मैटर एरोसेल सल्फेट वाला क्यों इतना बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्शन। देख नहीं रहे हो कितना कुछ हो रहा है? रेफ्रिजरेटर तुमको चाहिए, तुमको इंडस्ट्रियल प्रोसेस वाला चीज चाहिए। जब चाहिए तो भुगतो ये सब चीज, और जब भुगतोगे तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अनबैलेंस में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ जाएगा और उसमें तरह तरह का फिनोमेना तुमको देखने को मिल जाएगा। आज ही तुम देख रहे हो आज मौसम कितना अलग पड़ गया है। अब पड़ गया, क्यों ना पड़े? कश्मीर में बारिश हो गया है, वहाँ पे बर्फ हो रहा है, हिमाचल में बर्फ हो रहा है, तो इम्पैक्ट करेगा। वहाँ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है वर्ल्ड। यदि कुछ अमेजन में कुछ होता है तो फर्क पड़ेगा इंडिया में भी। आखिर वर्ल्ड कवर है ना जी, एक है ना। देखो, ग्लोबल डिमिंग हैज इंटरफियर्ड विद द वाटर साइकिल बाय रिड्यूसिंग इवापोरेशन एंड लेड रिड्यूस रेनफॉल इन सम एरियाज। कितना बड़ा बात कह दिया, समझने का प्रयास करो। यदि रेडिएशन पहुंचेगा ही नहीं तो कहां से इवापोरेशन होगा? हाँ, जब इवापोरेशन नहीं होगा तो वाटर साइकिल कहां से होगा? क्या होता है वाटर साइकिल? बताओ अभी से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल 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 एक्सीलेंट। वाटर साइकिल, बिल्कुल सही बात। देखो, रेडिएशन आएगा तभी तो वो स्ट्राइक करेगा वाटर बॉडीज को, तभी तो वेपर बन के जाएगा, तब क्लाउड बनेगा। अब रेडिएशन ही आना कम कर दिया तो कहाँ से इवापोरेशन होगा? जब इवापोरेशन नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ से होगा? जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर वाटर कैसे आएगा नीचे? तो ये जो साइकिल है, जो जल साइकिल का बोल रहे हो तुम, हाँ, ये कमजोर हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है इसको, ग्लोबल डिमिंग हैज इंटरफियर्ड विथ वाटर साइकिल बाय रिड्यूसिंग इवापोरेशन एंड लेड रिड्यूस रेनफॉल इन सम एरियाज। तो बहुत सारे एरियाज में रेनफॉल नहीं आते। आज जिस एरिया में रेनफॉल नहीं आएंगे तरह तरह का प्रॉब्लम आएगा, है ना। सूखा पड़ सकता है एक्सट्रीम केस में, हाँ, एडिडी आ सकते हैं, पूरा सूखा पड़ गया, लैंड फर्टिलिटी खत्म। समझ रहे हो ना बात को? तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो दूसरी बात क्या है कि एरोसोल्स एंड पार्टिकुलेट्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक इनटू स्पेस। बता चुके हैं ना ये चीज हम तुमको कि पार्टिकुलेट्स है, ये एरोसोल्स। एरोसोल मतलब वही लिक्विड सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। समझे? ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, नीचे जाने नहीं देता है। और नहीं जाने देता है तो इसी वजह से तुम्हारा डिस्टर्बेंस होता है। उसी डिस्टर्बेंस को हम ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। द पार्टिकल्स कैन ऑल्सो बिकम न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स। कौन सा पार्टिकल्स के बारे में बोल रहा है? ये जो तुम देख रहे हो एरोसोल पार्टिकुलेट्स, ये तुम्हारा न्यूक्लियाई की तरह काम करता है क्लाउड ड्रॉपलेट्स के लिए। देखो, न्यूक्लियाई मतलब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। देखो, क्लाउड ऐसे नहीं बनते, क्लाउड को न्यूक्लियाई चाहिए होता है, उसको पार्टिकल चाहिए होता है जहां वो फॉर्म कर सके। मैं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं ज्योग्राफी में कि क्लाउड का फॉर्मेशन किस तरह किया आता है। उसके लिए एक जगह चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। तो ये पार्टिकुलर मैटर हो, एरोसोल हो, ये किस तरह काम करता है? क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए एज अ पार्टिकल काम करता है। नंबर 1 समझे? द पार्टिकल्स कैन ऑल्सो बिकम न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स। Increased pollution causes more particulates and thereby creating clouds consisting of a greater number of small droplets। क्या बोला है कि जो पोल्यूशन हो रहे हैं जिस तरह, हाँ, देख रहे हो नहीं देख रहे हो कितना पोल्यूशन निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत तरह तरह का पोल्यूशन निकल रहा है थर्मल पावर प्लांट से, है कि नहीं है? तो वैक्यूलर इमिशन से हर जगह निकल रहा है पोल्यूशन। जब स्टेबल बर्निंग करते हो तो उस समय भी निकलता है जब पुआल को जलाते हो। यानी कि पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस है पोल्यूशन का। एक एग्रीकल्चर भी पोल्यूशन का सोर्स है, मीथेन का, है कि नहीं है? तो वही कहा जा रहा है कि यदि इंक्रीज पोल्यूशन हो, इससे क्या होगा कि ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर होगा। जब ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर होगा तो क्या होगा तुम्हारा? दे क्रिएट्स क्लाउड्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ क्लाउड्स बनाएंगे, जिसमें तुम्हारा क्या है, बहुत सारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ज़्यादा मिल जाएगा ना वहाँ पे। ज़्यादा मिल जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। दैट इज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज स्प्रेड ओवर मोर ड्रॉपलेट्स। यानी कि जो वाटर तुम्हारा आखिर क्या है जी? वाटर ही है ना, चाहे किसी भी स्टेज में हो, सॉलिड स्टेज में हो। तो जो कम न्यूक्लियाई में अटक कर रह सकता था ना, जो कम पार्टिकल में अटक कर रह सकता था, वही पानी बहुत दूर तक फैला हुआ है। सिंपल सी बात है, एक वाटर है, तुम थोड़ा सा यहाँ पे कर दो तो ये एरिया कवर करता है कि नहीं करता? ज़्यादा एरिया। पानी तो वही है,
तो वही बोला जा रहा है कि चूंकि तुम पोल्यूटेंट्स को बढ़ा रहे हो, उसका न्यूक्लियर बढ़ेगा, पार्टिकल्स बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा कि बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर स्प्रेड ओवर मोर ड्रॉपलेट। जो सेम अमाउंट वाटर ड्रॉपलेट हो रहा था बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन एंड ड्यू टू विच क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्लाउड का फॉर्मेशन और वाटर क्या, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास, वो न्यूक्लियाई तो बढ़ गया। देखो द स्मॉल ड्रॉपलेट्स मेक क्लाउड्स मोर रिफ्लेक्टिव। और ये जो छोटे छोटे ड्रॉप होते हैं ये क्लाउड क्या रिफ्लेक्टिव हो जाता है, लाइट को नीचे आने नहीं देता, ऊपर ही फेंक देता है। रिफ्लेक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझते हो ना जी। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि टर्निंग चेंज करना थी, या टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पढ़ा होगा स्नेल लॉ तुम लोग बचपन क्लास में, है ना। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में पूरी तरीके से बाउंसिंग बैक हो जाता है। तो इसके वजह से बाउंसिंग बैक हो जाता है, लाइट जाने नहीं देता नीचे, और यहीं पे ग्लोबल डिमिंग हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म तुमको बताया जा रहा है कि कैसे पर्टिकुलर मैटर तुम्हारा क्लाउड फॉर्मेशन में वो करता है, और जिसके वजह से क्या होता है, लाइट नीचे नहीं जाता, ऊपर ही चला जाता है। तो वही बात है, देखो द स्मॉलर ड्रॉपलेट, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मेक क्लाउड्स मोर रिफ्लेक्टिव सो दैट मोर इनकमिंग सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस एंड लेस रीचेस द अर्थ सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है ना, नीचे बहुत कम पहुंचता है। क्लाउड्स इंटरसेप्ट बोथ हीट फ्रॉम द सन एंड हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। कितना बढ़िया बात कहा है, ये दोनों को इंटरसेप्ट करता है, दोनों को काटता है। ऊपर से आ रहा है उसको भी साक्षी करेगा, और नीचे से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रहा है बाहर जाने के लिए वो भी साक्षी करेगा, दोनों को साक्षी कर रहा है। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहे हैं। क्लाउड है, ऊपर से आ रहा है उसको भी विटनेस कर रहा है, और नीचे से जा रहा है उसको भी विटनेस कर रहा है। क्यों? ऊपर से जो आता है उसको शॉर्टर वेवलेंथ कहते हैं, जो सनलाइट से डायरेक्ट आता है, और जो अर्थ से टकरा जाता है उसको बोलते हैं लॉन्गर वेवलेंथ। और जो अर्थ से टकरा जाता है उसके वजह से गर्मी होता है, बाहर से आता है उसके वजह से गर्मी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये रेडिएट ही नहीं किया, जब रेडिएट नहीं करेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगा, और जो ऊपर ही ऊपर चल गया बिना टकराया तो उसे कहाँ से हमको गर्मी प्रोड्यूस होगा। तो गर्मी जो हम देखते हैं आज वो ऊपर से आने से नहीं होता, नीचे टकराने की वजह से होता है लाइट, सॉरी एनर्जी, गर्मी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखो इसमें क्या बोला है कि क्लाउड्स इंटरसेप्ट बोथ हीट फ्रॉम द सन एंड हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। समझे, नीचे से भी जा रहा है उसको भी इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट मतलब क्या है, उसको स्पर्श कर रहा है, ऊपर से आ रहा है उसको भी स्पर्श कर रहा है। अब देखो होता क्या है, वेरी अनयूजुअल थिंग। देखो दिन के टाइम में क्या होता है, इंटरसेप्शन ऑफ सनलाइट प्रीडोमिनेट्स गिविंग अ कूलिंग इफेक्ट। बोला है कि दिन के टाइम में क्या होता है कि सनलाइट को इंटरप्रेट ज़्यादा करता है, ज़्यादा रोक लेता है वो ऊपर से। क्यों? क्योंकि उसके पास रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड है, रिफ्लेक्ट करने वाला वो है, ऊपर से रोक लेता है। मगर नाइट के टाइम में नहीं होता है। नाइट के टाइम में क्या करता है कि तुम्हारा जो अर्थ है, अर्थ बहुत छोड़ता है रेडिएशन। क्यों? क्योंकि आप उसके पास पूरा टाइम वो आराम से कूल होकर चल सकता है, जा सकता है। तो देखो हाउएवर एट द नाइट री रेडिएशन ऑफ हीट टू द अर्थ स्लोज द हीट अर्थ हीट लॉस एंड कॉजेस वार्मिंग। तो रात के टाइम में गर्मी ज़्यादा होता है, रात के टाइम में गर्मी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ फिर से रेडिएट करता है, छोड़ता है लाइट, जो लाइट सुबह उसको रिसीव किया उसने। इसकी वजह से रात को ज़्यादा गर्मी हो जाता है, और दिन में क्या होता है, कूल रहता है। बात समझे, इज अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना, दैट इज योर फिनोमेना ऑफ ग्लोबल डिपिंग। तो मैं फिर से समझाना चाहूँगा तुमको, यहाँ पे समझने वाला चीज़ तो यहीं पे है जी, कि क्लाउड इंटरसेप्ट बोथ हीट फ्रॉम द सन, हाँ उधर से भी इंटरसेप्ट किया, और हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वो बीच का स्ट्रक्चर है क्लाउड, वो ऊपर को भी विटनेस करेगा, नीचे को भी विटनेस करेगा। अब देखो यूजुअली ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम में क्या होता है, देखो द इंटरसेप्शन ऑफ सनलाइट प्रीडोमिनेट्स, जो इंटरसेप्ट कर रहा है, देखो ऊपर वाला जो इंटरसेप्ट, ये इसका ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए क्या होता है, वो कूल हो जाता है दिन, वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मैं ये चीज़ रात को नहीं होता है। रात को क्या होता है कि हीट निकलता है नीचे से, जब हीट निकलता है तो ये ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके वजह से यहाँ पे वार्मिंग हो जाता है, नीचे वार्मिंग हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? तो देखो ये ग्लोबल डिमिंग का एक बहुत अलग फिनोमेना है। अब बात करते हैं एशियन ब्राउन क्लाउड। देखो एशियन ब्राउन क्लाउड क्या होता है, इंडियन ओशन ब्राउन क्लाउड और एशियन ब्राउन क्लाउड इज अ लेयर ऑफ एयर पोल्यूशन। बताओ, ये एक एयर पोल्यूशन है जी, इसको हम क्लाउड बोल रहे हैं, समझे। ये तुम्हारा नॉर्दर्न इंडियन ओशन में देखने को मिल जाएगा। देखो नॉर्दर्न इंडियन ओशन मतलब क्या, ऊपर वाला तो करोगे ये वाला चीज़, तो इंडियन ओशन का ऊपर वाला भाग देखोगे, श्रीलंका का ये वाला पार्ट, माडागास्कर का ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे तुमको इस तरह का क्लाउड देखने को मिल जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान वाले रीजन में दिख जाएंगे तुमको, इंडिया पाकिस्तान ये सभी रीजन में ऊपर से जब देखोगे सैटेलाइट से, तो विल गेट सच काइंड ऑफ क्लाउड्स। जबकि ये क्लाउड क्या है,
एयर पोल्यूशन से बना हुआ चीज़ है। नंबर 1, इट अपियर्स एवरी ईयर बिटवीन जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च में दिख जाए, इसका मतलब क्या कि ह्यूमन एक्टिविटी कितना ज़्यादा हो रहा है कि इसके ऊपर इतना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एक लेयर बन जा रहा है पोल्यूशन का, और लग रहा है कि एज इट इज वो क्लाउड है। द क्लाउड फॉर्म इन द विंटर ड्यूरिंग विच देयर इज नो रेन टू वॉश पोल्यूटेंट फ्रॉम द ईयर। तो बोला है कि जो क्लाउड फॉर्म होते हैं विंटर के टाइम में, विच देयर इज नो रेन, वहाँ पे कोई रेन नहीं है कि पोल्यूटेंट को निकाल सके, क्योंकि विंटर के टाइम में पानी नहीं पड़ता है, जानते हो विंटर के टाइम में पानी कभी नहीं पड़ सकता है। तो यानी कि हाँ, वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। तो कहने का मतलब क्या है कि विंटर के टाइम में वो एज इट इज रहेगा, बहुत बड़ा क्लाउड बन के, जबकि वो एयर पोल्यूशन है। तो आज हमने देखने का यही प्रयास किया कि ग्लोबल डीपिंग कितना अलग फिनोमेना है। हाँ, जो पार्टिकुलेट्स 1950 के बाद ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो पार्टिकुलेट मैटर और एरोसोल की वजह से होता है, उसमें हमने देखा कि रात के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में किस तरह अंतर होता है, कैसे एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स, कैसे एक रिफ्लेक्टिव नेचर बनता है क्लाउड्स का, और वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद हमने एशियन ब्राउन क्लाउड के बारे में जानने का प्रयास किया कि कैसे वो विंटर के टाइम में एज इट इज़ रहता है, और वो कुछ नहीं है, कम्बिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।